तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें हेडलाइंस के रूप में हमने आपके सामने रखी, लेकिन आज शो की शुरुआत हम बेहद खास विषय से करने वाले हैं। पंजाब के पटियाला जिले में बर्थडे पर केक खाने से बच्ची की मौत का मामला तो आपको याद ही हुआ होगा। जिस केक को खाने से 10 साल की बच्ची की मौत हुई, अब उसमें नया खुलासा हुआ है। सिंथेटिक स्वीटनर यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ उसे पकाया गया था और इस केक को पकाने के लिए सैकरिन और आर्टिफिशियल स्वीटनर की जो मात्रा थी वो ज्यादा मिलाई गई थी। एक्सपर्ट के मुताबिक केक या किसी भी तरह के खाद्य या पेय पदार्थ में बेहद सीमित मात्रा में सैकरिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मात्रा बढ़ा देने पर शरीर में ब्लड शुगर का लेवल तेजी से बढ़ जाता है, जिससे जान भी जा सकती है। और वही हुआ पंजाब की इस बच्ची के साथ। आमतौर पर केक बनाने के लिए सैकरीन जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस केक में यह पाया गया जांच में कि सैकरीन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इसलिए केक को खाकर घर के सभी सदस्यों का ब्लड शुगर लेवल तो बिगड़ा, लेकिन उनको किसी तरह की जन हानि नहीं हुई। लेकिन बच्ची, उसने ज्यादा केक खाया था और चूंकि बच्ची थी वो, और जाहिर सी बात है कि उसका ब्लड शुगर लेवल अचानक इतना ज्यादा स्पाइक कर गया कि उसकी जान चली गई। आज इसी विषय पर हम खास चर्चा लेकर आपके लिए आए हैं कि आखिर ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स किस तरह से धीमा जहर बन रहे हैं। और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर डेविड चैंडी हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, सर एचएन रिलायंस हॉस्पिटल से हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर आपका। और हमारे साथ दिव्या गांधी हैं, जानी मानी डाइटिशियन हैं, डाइट एंड क्योर क्लिनिक की। दिव्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए, सबसे पहले दिव्या, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने भी ये खबर पढ़ी होगी, और जब ये खबर सामने आई तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर के एडल्ट्स ने भी वो केक खाया, लेकिन मौत बच्ची की हुई। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। स्पष्ट हो गया है जांच से कि आर्टिफिशियल स्वीटनर किस तरह से धीमा जहर बन रहे हैं और कितने खतरनाक हैं। जरा बताएं इसके खतरे के बारे में। देखिए, सबसे बड़ा खतरा तो हम सबको पता है, जैसे आपने खुद बताया प्रशांत, कि ये जो है ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। बच्चे ने जो क्वांटिटी खाई केक की वो कंपैरेटिवली ज्यादा खाई होगी, प्लस बच्चे की बॉडी और बड़ों की बॉडी अलग तरीके से वर्क करती है। तो इसका सबसे बड़ा खतरा होता है कि ये शुगर लेवल को स्पाइक कर देता है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम देखें, हम अगर आर्टिफिशियल स्वीटनेस का कंजम्पशन करते हैं तो वो हमारे लिए ओबेसिटी का कारण भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि जनरली पीपल ईट मोर इन पोर्शन। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको सटाइटी टेम्परेरी फेज में तो आ जाता है, बट थोड़ी देर के बाद आपको फिर से खाने की क्रेविंग होगी, चाहे वो मीठा खाने की या कोई जंक फूड खाने की, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी या कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, हमने पहले भी न्यूज में सुना था कि कुछ बेवरेजेस हैं, डाइट ड्रिंक्स हैं, जिसके अंदर एस्पार्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कि एक और आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसकी वजह से किसी को हानि पहुंची। अगर हम देखें तो ये स्लो पॉइजन की तरह वर्क कर रहा है। बोला जाता है कि ये बॉडी में कार्सिनोजेंस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, तो इट इज ऑल्सो डेंजरस बिकॉज इट इंक्रीजेस द कैंसर फॉर्मिंग सेल। तो ओवरऑल देखें, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जितने भी हैं, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। अपार्ट फ्रॉम कुछ स्वीटनर्स जैसे कि स्टीविया लीव्स हो गए, जो हम केयरफुली यूज कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी माइंडफुल व्हाइल टेकिंग देम। बिल्कुल दिव्या, एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि आखिर ये बच्चों के लिए जो है वो किस तरह का खतरा है। केक जैसी चीज या कोई और भी पदार्थ जिस पर रोशनी डालिए आप, हम जानते हैं कि केक या किसी इस तरह की जो टेस्टी चीज होती है उसके बच्चे दीवाने होते हैं। जन्मदिन जी। हो, कोई और मौका हो, बच्चे जो हैं वो केक खाते ही हैं। हालांकि अब लोग जागरूक हो गए हैं। मैं देखता हूं कि अगर बच्चों को कोल्ड और कफ भी है तो भी लोग केक या इस तरह की कोई चीज़ देने से बच्चों को बचते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि बच्चे बहुत चाव से केक खाते हैं। केक के अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है?
देखिए क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं। हमारी जो एक लिमिट सेट है, अगर हम उससे ज्यादा कंजम्पशन करेंगे तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो है वो हानिकारक हो सकते हैं। एक के अलावा अगर हम देखें तो आइसक्रीम्स में भी शुगर फ्री च्युइंगम्स आती हैं, उसमें भी डाइट कोक, पेप्सी, ये जो डाइट फ्री सोडा, सॉरी शुगर फ्री सोडा आते हैं, उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। अपार्ट फ्रॉम इट, ये बच्चों के लिए क्यों ज्यादा हानिकारक है? क्योंकि आप देखिए कि बच्चा बढ़ रहा है, अभी वो टाइम है जब उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ेगा। आप एक बड़े का मेटाबॉलिज्म, जो एक इंसान बड़ा है वो कैटाबॉलिक स्टेज में आ गया, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होना है। जो एक बच्चा है वो एनाबॉलिक स्टेज में है, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। अगर हम उसको इस तरीके की शुगर फ्री ड्रिंक्स या बेवरेजेस या केक देंगे तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। और आजकल ना केक्स हो गया या बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ ऑनलाइन एंड ब्लॉग्स, आजकल बच्चे इसको बहुत ज्यादा देखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि इसके अंदर तो एक एक छोटे से केक में 6-7 चम्मच चीनी डल रही है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि यार शुगर फ्री क्यों ना दे दे, कम से कम बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा और ये सेफ है। तो जो हम लोगों का माइंडसेट है कि कोई भी चीज शुगर फ्री है, कैलोरीज नहीं है, तो वो सेफ है, रॉन्ग। हमें सबसे पहले खुद को इस चीज को लेके एजुकेट करना है कि शुगर या शुगर फ्री, हम दोनों चीजों को मॉडरेशन में ले सकते हैं। अगर आप टॉक्सिसिटी हो जाए, अगर शुगर भी ज्यादा हो जाएगी तो डायबिटीज के चांसेस हैं, शुगर फ्री ज्यादा हो जाएगी तो अगेन इट हैज हेल्थ एलिमेंट्स, इससे भी दिक्कत हो सकती है। सो मॉडरेशन इज द की। और साथ में बच्चों को शुगर फ्री चीजें देने की जरूरत नहीं है, आप उनके पोर्शन कंट्रोल करिए। उन्हें कोई मेडिकल इश्यू नहीं है तो आप उनको चीनी दीजिए, जैगरी दीजिए, बहुत सारे शुगर के सब्स्टिट्यूट्स हैं, हम वो बच्चों को दे सकते हैं जिससे उनका वजन कम बढ़ेगा। अपार्ट फ्रॉम इट उनकी हेल्थ के लिए वो हानिकारक नहीं है। होगा कि कई बार जिन ऑल्टरनेटिव्स को आप ये सोचते हैं कि वो आपके बच्चे के लिए फायदेमंद है, वो ऑल्टरनेटिव ही किस तरह से बच्चों की जान, बच्चों की सेहत पर भारी पड़ जाते हैं। बहुत बेहतर तरीके से दिव्या आपने तमाम चीज़ें स्पष्ट रूप में बताई। इस बीच डॉक्टर डेविड भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर डेविड, हमें बताइए इस केस के बारे में। आपने भी सुना, अब तो जांच की तस्वीर भी सामने आ गई है। होता क्या है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर या सैक्रीन, जिस तत्व की बात की जा रही है, इसका इस्तेमाल अब घर के बड़ों ने भी किया, केक घर के बड़ों ने भी खाया, बच्चे ने भी खाया, लेकिन मौत बच्चे की हुई। ऐसा होता क्या है बॉडी में? इसकी जरा तफ्तीश होनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जरा बताएं अपने लिहाज से कि आखिर क्या डैमेज करता है ये बच्चों के शरीर में। पुराना, हाँ, केमिकल है। लगभग 100 साल से ये यूज हो रहा है शुगर फ्री में। और इसमें जो स्टडीज हुए हैं दुनिया भर में, यूएस में, यूरोप में, देखा गया कि लॉन्ग टर्म ये किडनी को, लिवर को नुकसान करता है। पर एक अनयूजुअल चीज ये है, कभी भी किसी केस रिपोर्ट अब तक ये देखा नहीं है कि एक्सेसिव अमाउंट में वो तुरंत किसी का मौत का कारण बन जाता है। तो ये केस थोड़ा अनयूजुअल है कि बच्चे ने ये खाया और कुछ घंटों के अंदर ही उनका मौत हुआ। तो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट, और थोड़ा और रिसर्च इंक्वायरी करना जरूरी है कि और कोई कारण हो सकता है क्या, और कोई कंटामिनेशन था, या बच्चे को और कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन था, क्योंकि घर पे बाकी लोगों ने भी ये केक खाया। हाँ, तो अब तक ये मामला एकदम क्लियर नहीं है। बाकी भी काफी इंडिया के साइंटिस्ट ने भी यही ओपिनियन दिया कि वी स्टिल नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। अब तक ये मामला सुलझा नहीं है। वी नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। नंबर वन, की कोई और केमिकल है कि नहीं। सेकंड, कि बच्चे में कोई और इश्यू की वजह से ये, उनका कोई हार्ट में या ब्रेन में या लिवर या किडनी अचानक सा कमजोर होके ये बच्चे का मौत हो गया है। तो इसमें और भी ज़्यादा हमें तफ्तीश की आवश्यकता है, जो और भी फाइंडिंग्स आने की आवश्यकता है। लेकिन हम ये तो मानना पड़ेगा कि तकलीफ़ें हैं। डॉक्टर डेविड, आपसे हमारा संपर्क जो है वो शायद किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से लगातार दिक्कत में आ रहा है, इसलिए मैं आपके पास सवाल के साथ नहीं आ सकता। दिव्या, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या वाकई हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि कई बार बहुत ज़्यादा जानकारी भी खतरनाक हो जाती है। हम
ये तो देखते हैं कि हाँ साहब इसका एक ऑल्टरनेटिव है, लेकिन इस ऑल्टरनेटिव का पर्पस क्या है, उस ऑल्टरनेटिव की जरूरत किन परिस्थितियों में है या किन कंडीशन में है, उसको नजरअंदाज करते हुए हम शायद हर चीज में उसे अप्लाई कर देते हैं। क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है? देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रशांत। हम मास्टर्स पे जाते हैं, ठीक है, एक जना डाइट कोक पी रहा है या एक जना शुगर फ्री आइसक्रीम खा रहा है, तो सारे के सारे शुगर फ्री आइसक्रीम खाएंगे देखते हुए कि इसका वेट कम है, ये हेल्दी है, बिकॉज ये शुगर नहीं लेता, शुगर फ्री लेता है। तो कहीं ना कहीं, हाँ जी, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। हमें अपनी तरफ से भी देखिए, हमने जो केक ऑर्डर किया या बेकरी ऑर्डर करी, अगर हम उसको शुगर फ्री ले रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसमें कितनी मात्रा में डला हुआ है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर कोई भी बेकरी शुगर फ्री प्रोडक्ट बेच रही है विदाउट टेलिंग इट कि वो शुगर फ्री है, तो इन इटसेल्फ इज अ रॉन्ग थिंग। हमें सबसे पहले इस चीज से खुद को जागरूक रखना चाहिए कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको जब भी कोई चीज खरीदे, चाहे वो शुगर फ्री हो या विथ शुगर हो, आप वो चीज खरीदिए जिसके पैकेट पर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट लिखी हुई हो। आजकल हम कुछ चीजें खरीदते हैं जो कि पैकेट में जरूर होती हैं, उसके ऊपर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं लिखी होती, उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे होते। हमें वो चीज टेस्टी लगती है या हमें वो चीज लो इन कॉस्ट लगती है और हम उसको परचेज कर लेते हैं। आप आगे से कोई भी खाने की चीज लें तो आप ये देखिए कि उसका न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन क्या है। आपने कही, और शायद इसका खास ख्याल रखना होगा। हमारे साथ डॉक्टर डेविड एक बार फिर से जुड़ गए हैं। समय कम है डॉक्टर डेविड, मैं बहुत स्पेसिफिकली बच्चों में जो डायबिटीज के इशू आ रहे हैं उस पर सीधा सवाल करता हूं। ये मामला, और इसको तो हमने कैटर किया, क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे मामले? तो डायबिटीज क्यों बढ़ रहा है, उसका मेन कारण आजकल का जो लाइफस्टाइल है। बच्चों को डायरेक्टली स्कूल और कॉलेज में काफी प्रेशर रहता है पढ़ाई का, तो लोग एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते हैं, और पढ़ाई के साथ काफी टाइम हम लोग उनको चिप्स देते हैं, ब्रेड का आइटम देते हैं, मिठाई देते हैं। तो आजकल जो चाइल्डहुड में मोटापा, बच्चों में मोटापा बहुत बढ़ रहा है। और जब ये मोटापा बढ़ता है, क्या होता है कि इंसुलिन कमजोर होता है, और इंसुलिन अगर कमजोर हो गया तो बच्चों में डायबिटीज बढ़ रहा है। और आजकल हम लोग ये काफी देख रहे हैं। ऑलमोस्ट जो डायबिटीज का मात्रा है, पिछले 2-3 साल में कोविड के बाद से हम लोग ने ऑलमोस्ट प्री कोविड से अराउंड 5 to 10% ज्यादा केसेस दिखाई दे रहे हैं। बात आपने कही डॉक्टर, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से हम और ज़्यादा चर्चा आपके साथ नहीं कर पाए। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि जानकारी पक्की रखिए, बहुत सारी चीज़ों को खाने पीने में थोड़ा सा एहतियात बरतिए, खासतौर पे बच्चों के मामले में। शुक्रिया करेंगे दिव्या, शुक्रिया करेंगे डॉक्टर डेविड, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा और खास विश्लेषण के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार अहम खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बाजार ने आज तेजी का पंच लगाया। निफ्टी 150 अंक चढ़कर 22,550 के ऊपर बंद हुआ, तो निफ्टी बैंक में भी करीब 300 अंकों का उछाल नजर आया। सरकारी बैंक, फार्मा, ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। दिन भर वैसे बाजार में कैसा रहा एक्शन, बता रहे हैं मेरे सहयोगी अंश भीलवार। तो मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आई। निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी ने करीबन 200-250 अंक की अच्छी तेज़ी दिखाई डेज लो से, और उसका जो है अहम रेजिस्टेंस था 22,500-520, उसे हल्का सा ब्रेकआउट देता हुआ भी नजर आया। लेकिन चलिए बात करते हैं सीरीज़ की, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी हुई है। तो निफ्टी का अगर चार्ट देखें तो निफ्टी ने इस सीरीज़ में करीबन 1% का अपमूव दिया हुआ है, साथ ही साथ रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है। इसके टॉप गेनर्स की लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हिंदाल्को और आयशा मोटर्स नजर आते हैं, और इन दोनों ही स्टॉक का अगर चार्ट देखें तो हफ्ते वाइज में देखें तो ये 6वां हफ्ता है जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आ रही है, और इन 6 हफ्तों में इन दोनों स्टॉक ने करीबन 20% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है। एक्चुअली आज जो खरीदारी हुई है ये पूरे आज के दिन में, उसे कई हद तक FII को भी कुछ क्रेडिट
सकते हैं, क्योंकि एफआई काफ़ी हैवी शॉट लेके बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग सा भी नज़र आया था। दूसरे बॉर्ड इंडिसेस की बात करें तो इस सीरीज़ में मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ने ही रिकॉर्ड हाई का सर्च हुआ है। मिड कैप में टॉप गेनर्स में हमें आदित्य बिरला कैपिटल और मैस्को डॉक जैसे स्टॉक नज़र आते हैं, तो स्मॉल कैप में हमें तेजस नेटवर्क और कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक नज़र आते हैं। सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी मेटल टॉप सेक्टोरल गेनर रहा है इस सीरीज में, साथ ही साथ इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई का सर्च हुआ है। टॉप गेनर्स की लिस्ट में देखें तो वेदांता और हिंदुस्तान जिंक इस लिस्ट में शामिल है। इस सीरीज में हमें निफ्टी रियल्टी और निफ्टी ऑटो भी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए और दोनों ने भी रिकॉर्ड हाई का सर्च हुआ है। सेक्टर लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स नजर आता है, जिसने की टॉप लूजर नजर आया है और इस सीरीज में निफ्टी आईटी ने करीबन 4% से ज़्यादा की बिकवाली दिखी है। साथ ही साथ निफ्टी फार्मा में भी हल्की सी बिकवाली नजर आई, कुछ 0.5-0.6% की बिकवाली के साथ इस सीरीज में बंद होता हुआ नजर आया, जिसके टॉप लूजर्स हमें जाइडस लाइफ और सिप्ला नजर आते हैं। शुक्रिया अंश। अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी शरद दुबे उन 5 शेयरों के बारे में बता रहे हैं जहां दिखा सबसे ज्यादा एक्शन। जी बिल्कुल, आज जो है दिन के ट्रेड में 5 का पंच का स्वागत है, जहां पे 5 एक्टिव स्टॉक्स या थीम्स जहां पे हमारी फोकस रहेगी। सबसे पहला है कोटक महिंद्रा बैंक। यहां पे भारी गिरावट दिन के ट्रेड में देखने मिला और कल शाम को जो है आरबीआई की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आई थी, जहां पे उन्होंने बैन कर दिया था बैंक को 2 चीज़ को लेके। एक, नए कस्टमर्स अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल से नहीं ले सकते, और दूसरा, फ्रेश क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते। इसके कारण जो है ओवरऑल बैंक ने भी क्लैरिफिकेशन दी कि वो आरबीआई के साथ मिल के रिजॉल्व करेंगे बैलेंस एट द अर्लीस्ट। लेकिन इंपॉर्टेंटली जो इम्पैक्ट आया है उसमें 2 रीजंस आते हैं सामने। एक आता है अनसिक्योर्ड लोन ग्रोथ में आप कह सकते हैं स्लो डाउन देखने मिल सकता है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो गिर सकता है। ऑफकोर्स ब्रोकरेजेस का भी डाउनग्रेड देखने मिला था, तो स्टॉक में प्रेशर आया था। अगर सेलिंग प्रेशर की बात करें तो दालमिया भारत के भी बहुत कमज़ोर नतीजे देखने मिले और स्टॉक में भारी गिरावट आया था। अब जो है एबिटा पर टन की बात करें तो 720-730 आया था, जो एक्सपेक्टेशन था वो 900 के ऊपर था, तो भारी गिरावट ऑपरेशनल प्रॉफिट्स में देखने मिले। और मैनेजमेंट ने भी कहा कि जो प्राइसिंग है सॉफ्ट रह सकती है अगले 2 क्वार्टर तक, यानी कि प्राइसिंग पावर सीमेंट कंपनीज का नहीं रहेगा, और हम पिछले 3 महीने से ये ट्रेंड ऑलरेडी देख रहे हैं। तो ऑफकोर्स सीमेंट के एज एन इंडस्ट्री के लिए भी एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो था, और प्राइस की जो रिकवरी है वो 3rd क्वार्टर में एक्सपेक्टेशंस है, तो कह सकते कमेंट्री भी वीक आई थी। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग भी फोकस में रहेगा। स्टॉक में भारी उछाल आई दिन के ट्रेड में। कंपनी ने अनाउंस किया कि वो सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट में भी प्रवेश करेंगे। 3 आर्म्स उन्होंने बनाए, तीनों ही राजस्थान में लोकेटेड है। चौथा स्टॉक रहेगा भारत फोर्ज। दिन के शुरुआत में एक इम्पॉर्टेंट अपग्रेड आई थी बोफा का, यहाँ पे अपग्रेड किया। 22 से पहले अंडर परफॉर्म था, टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है लगभग 35% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट आप कैसे 40% से ज़्यादा का टारगेट प्राइस बढ़ा है 1450 पे, पहले ये 1000 रुपये का था। जो ईपीएस एस्टिमेट है उसको भी बढ़ा दिया 7 से 15 तक अगले 2 साल में, क्योंकि उनकी स्केल अप हो रही है। डिफेंस ले लीजिए, आप पीवी एक्सपोर्ट्स ले लीजिए, और याद रखिए जो मॉडल है इसमें ज़्यादा कट नहीं देखने मिला है उनके ट्रक सेगमेंट में भी। और हमारा जो 5वां स्टॉक है वो है नेस्ले। यहाँ पे उनके नतीजे आए थे दिन के ट्रेडिंग आवर्स में और अच्छे नतीजे देखने मिले, जहाँ पे मार्जिन्स जो है उन्होंने एस्टिमेट्स को बीट किया। हालांकि उनकी कॉशियस गाइडेंस से आगे जाते हुए वो थोड़ी सी कॉशियस ज़रूर है, क्योंकि कमोडिटी आउटलुक है प्राइसेस में वो अभी भी हाई है। अगर आप कोकोआ की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, और ऑल्सो मिल्क प्राइसेस में भी उन्होंने कहा कि समर बढ़ रही है तो उसके कारण मिल्क प्राइसेस में बढ़ोतरी हो सकती है। अब ये सारे कमोडिटी प्राइसेस जो एक टाइप से रॉ मटेरियल होते हैं नेस्ले के लिए, इसलिए उन्होंने चिंता जताया है। बट ओवरऑल नंबर्स अच्छे आए हैं, मार्जिन्स में बीट आया है। तो ये 5 स्टॉक्स है जो आज 5 के पंच में हमारा फीचर करते हैं। शुक्रिया शरद इस 5 के पंच के लिए। बढ़ते आगे। ऐसे वक्त में जब ह्यूंडई भारत में लिस्टिंग की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी अपनी क्षमता बढ़ाने की रणनीति पर भी काम कर रही है। ह्यूंडई मोटर ग्रुप के सीईओ युइसन चुंग ने भारत का दौरा किया। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। ह्यूंडई मोटर के ग्लोबल चेयरमैन ने भारत दौरा इस वक्त किया जब ह्यूंडई मोटर के लिए 2024 साल बहुत ही अहम है। मिस्टर चुंग का ये भारतीय दौरा दूसरे सीनियर मैनेजमेंट लोगों के साथ इसलिए अहम रहा कि 2024 में ह्यूंडई मोटर आईपीओ लाने वाली है। दिवाली तक ये इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा $3.5 बिलियन का आईपीओ आ जाएगा। कैपिटल मार्केट जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी ह्यूंडई को? क्योंकि उसके बहुत बड़े प्लान हैं कंपनी के। ये प्लान है कि 2025 तक 10 लाख की कैपेसिटी होगी। अभी 6 लाख गाड़ियाँ हर साल बेची जाती हैं। किया के साथ सब कैपेसिटी मिला के 2030 तक
ये 1.5 लाख कैपेसिटी होगी। सो इस सब के चलते कैपिटल मार्केट में जाने की ज़रूरत है, इसलिए Hyundai भारत में अपने पूरे काम पे बहुत जोर लगा रही है। इसलिए ये जो विजिट है ग्लोबल चेयरमैन की कुछ ही महीनों में के अंतराल पे हुई है, बहुत ही अहम मानी जा रही है। Hyundai इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी काफ़ी उत्साहित है। Hyundai की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, पहली भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक गाड़ी अगले साल आएगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत एक तेज़ी से उभरता मार्केट है, ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ी इकॉनमी है, इसलिए चेयरमैन का भारत में आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा में कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्विगी इसी साल करीब 120 करोड़ डॉलर का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी के आईपीओ को शेयर होल्डर से मंजूरी मिल चुकी है। पूरी रिसर्च दे रहे हैं शरद दुबे। जी बिल्कुल, स्विगी फोकस में रहने वाला है और यहाँ पे जो है शेयर होल्डर्स की अप्रूवल उनकी आ चुकी है, जहाँ पे एक पोटेंशियल 1.2 बिलियन डॉलर्स का आईपीओ देखने मिल सकता है। यहाँ पे जो इंटेंशन है वो फ्रेश कैपिटल रेज 3,750 करोड़ का है और उसके अलावा जो ऑफर फॉर सेल है वो लगभग 6,600 से 6,700 करोड़ तक देखने मिल सकता है। इसमें 750 करोड़ का एक प्री आईपीओ राउंड भी होगा, जहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे और अगर जो दिग्गज शेयर होल्डर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है कंपनी में, उनका नाम इंक्लूड करता है प्रोसेस, सॉफ्ट बैंक, एलिवेशन कैपिटल, टेंसेंट, जीआईसी और कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। अब जो है कंपनी ऑफकोर्स फोकस में इसलिए भी था क्योंकि वैल्यूएशन की मार्कअप देखने मिल रही थी। जो उनके खुद के इन्वेस्टर्स हैं वो बार बार वैल्यूएशन अपग्रेड कर रहे थे और आप कह सकते हैं इन्वेस्को में तीसरी बार वैल्यूएशन अपग्रेड हुई और अब जो है करंट वैल्यूएशन उनके तरफ से 12.7 बिलियन डॉलर्स का है। जब इनिशियल फंड रेज हुआ था स्विगी का वैल्यूएशन 10.7 बिलियन डॉलर्स था और अब करेंटली 12.7 बिलियन डॉलर्स है। ऑफकोर्स ये वैल्यूएशन की अपमूव का कारण दो है, एक तो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका भी फोकस है और दूसरा इन्होंने जो है अपनी प्लेटफॉर्म फ़ी, डिलीवरी चार्जेस इसको भी हाइक करने लगे पिछले 6 महीने से, तो उसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव करा और हमने जोमेटो में लिस्टेड स्पेस में भी देखा। अगर हम अब जोमेटो की बात करें तो हम स्विगी के साथ उसको तुलना करने वाले हैं। मार्केट वैल्यूएशन एक्सपेक्टेड है आईपीओ में स्विगी का ऑलमोस्ट 13 बिलियन डॉलर्स तक जा सकता है। दूसरा एंगल पे अगर जोमेटो की बात करें तो अपने लाइफ टाइम हाइज में लगभग 23 बिलियन डॉलर्स की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन वो टच किए थे, अब वो करेक्ट होकर 20 बिलियन डॉलर आ गई है। तो अभी भी थोड़ा अंडर वैल्यूड तो लग रहा है अगर वैल्यूएशन की अगर हम बात करें। अगर मार्केट शेयर की बात करते हैं तो फूड डिलीवरी सेगमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जब हम दोनों को कंपेयर करें। यहाँ पे देखें तो जोमेटो का लगभग 54% मार्केट शेयर है और स्विगी का जो है 46% का। तो आप कह सकते हैं फूड डिलीवरी मार्केट में तो एक डुओपोली है और इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या री रेटिंग देखने मिल सकता है, क्योंकि जोमेटो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को 3 गुना रिटर्न पिछले 1 साल में दे चुके हैं और अब स्विगी में भी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तो यहाँ पे भी जो है एक्सपेक्टेड है कि अच्छी लिस्टिंग आ सकती है। शुक्रिया करेंगे शरद। और एक अहम खबर आपको बताते हैं, इंडिगो के मेगा ऑर्डर की बात करते हैं। एयरलाइंस 30 A350-900 विमानों के लिए एयरबस ऑर्डर देगी। 2027 तक एयरबस की डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। तो अपने बेड़े में 30 एयरबस A350-900 विमानों को शामिल करेगी इंडिगो। मेगा ऑर्डर है ये, 2027 से इसकी जो है वो तैयारी हो जाएगी। आपको बता दें कि 2027 तक एयरबस की डिलीवरी शुरू होने की संभावना है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।